गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 19 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 18 कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज़ का मेन फोकस सभी स्टेट्स की पीएससी प्लस यूपीएससी एग्ज़ाम्स को फोकस करके क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन यहाँ डाले जा रहे हैं वो काम आ सके। और ये जो मटेरियल होता है ये डेली करंट अफेयर्स जो होता है मॉर्निंग का, उससे अलग होता है। जो स्टूडेंट इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो उस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, मैं इसमें अभी ये 10 मिनट का है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख सकते, ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती आप लोगों से। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेहनत से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हम लोग आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अगर हम समझाएंगे नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो ही जाता है ना। और वीडियो छोटा रहेगा और फिर हम सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे होगा क्या? क्योंकि पीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी राज्य का पीएससी हो, उसमें आपका एनालिटिकल जो पॉइंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन के आसपास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एमीसेट से संबंधित सत्य कथन है। एमीसेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, भारत की खुफिया सैटेलाइट है, भारत चीन विवादित क्षेत्र के संबंध में नवीन डाटा से चर्चा में है। राइट आंसर होगा डी। तो एमीसेट क्या है? भारत की एक खुफिया सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट सैटेलाइट। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। एमीसेट क्या है? ना ये कोई टैंक है, ना कोई राइफल है, ना ही कोई मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, और ना ही कोई लड़ाकू विमान है, क्योंकि अभी जो रक्षा खरीदी चल रही है उससे बहुत सारे हथियार चर्चा में आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा, ना तो ये कोई मिसाइल है ना कुछ है। क्या है? एक सैटेलाइट है, वो भी खुफिया सैटेलाइट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। मधुबनी पेंटिंग से संबंधित गलत कथन या कथनों का चयन कीजिए। गलत चूज करना है। विषय वस्तु पौराणिक और प्राकृतिक होती है इस पेंटिंग में। दो शैलियां होती हैं इसकी, भित्ति चित्र और अरिपन। ये असम राज्य की कला है। मन की बात में जिक्र से चर्चा में। मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जिसका 68वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है संडे को। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मन की बात कार्यक्रम मत सुनिए, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट निकल कर आते हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं, और चर्चा का विषय बनने के बाद वो आपके एग्जाम्स का भी हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो मेन चीज़ें निकाल कर दी जाएं, ताकि आप अगर मन की बात 1 घंटे 45 मिनट का कार्यक्रम नहीं भी सुनते तो हम वो सुनकर आपकी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर ये चर्चा में रही थी मधुबनी पेंटिंग, तो इसके सभी पॉइंट सत्य हैं, सिर्फ सी को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य की कला है, ना कि असम राज्य की। तो ये आप याद रखिएगा, बिहार की कला है मधुबनी पेंटिंग। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और व्यक्तिगत लर्निंग हेतु ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट मंत्रालय और शिक्षा प्रौद्योगिकी होगा, ये शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के मध्य कौन सा पीपीपी मॉडल चर्चा में है? मैं इसे पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी। ओके, डोंट वरी। ये होगा यहाँ पर शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के मध्य कौन सा पीपीपी मॉडल चर्चा में है? तो ये होगा पीपीपी मॉडल एनईटी, नीट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ये होगा नेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, नेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म। देखिए क्या हुआ है, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उनके, एचआरडी जो मंत्रालय है उसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत लर्निंग तथा एआई अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एआई इस पेंडेमिक के दौर में और ज़्यादा मुख्य रूप से बनकर उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां मानव ना काम कर मानव के जैसी ही आभासी बुद्धि काम करे। ओके, तो इसके लिए ये समझौता किया गया है। तो इस समझौता कौन से मॉडल पर आधारित होगा? पीपीपी। पीपीपी मॉडल क्या होता है?
ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार होगी, पब्लिक होगी सरकार, और फिर प्राइवेट सेक्टर होगा निजी क्षेत्र, और दोनों पार्टनरशिप मिलकर क्या करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, या सूचना प्रौद्योगिकी भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये आप याद रखिए। बाकी के कार्यक्रम भी चर्चा में रहे थे। गोल जनजातीय छात्रों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम लीड, ये दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन चलाया गया फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक का लर्निंग प्रोग्राम है। और निष्ठा, ये आंध्र प्रदेश के 1200 शिक्षकों का शिक्षण उन्नयन के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम था जो एचआरडी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। मैंने ये सभी इसी सीरीज में कंप्लीट करवाए हैं आपको। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर 10 मिनट 10 MCQs वाली सीरीज देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है विशाखा गाइडलाइंस 1997 से संबंधित कथनों पर विचार कर सत्य कथन को पहचाने। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा समिति गठन किया गया और ये उपरोक्त सभी, देखिए विशाखा गाइडलाइंस क्या है, ये राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मध्य चला एक विवाद है जहां पर महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर, ऑफिस वगैरह में क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है। तो उसकी रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस या निर्देश जारी किए थे, तो उन्हें ही किस नाम से जाना जाता है, विशाखा गाइडलाइंस 1997। ओके, इसका क्या था, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को बचाना। अभी चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न जो होता है कार्यस्थलों पर, उससे संबंधित हाई कोर्ट ने अपनी एक समिति का गठन किया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है नीति निर्माण की दृष्टि से। आइटोलिजुमेब दवा चर्चा में रही, इसका इस्तेमाल किस रोग के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल होता है सोरियोसिस स्किन अस्थमा। ओके, देखिए जो स्किन अस्थमा होती है, अस्थमा किसकी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने संबंधी, सांस में जो दिक्कत आती है सांस लेने में, उस समय इस दवा को दिया जाता है आइटोलिजुमेब। देखिए ये इसलिए चर्चा में रही, हाल ही में नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा कोविड-19 के लिए यूज करने में, क्योंकि कोविड-19 की कोई दवा नहीं बनी है, तो जो विभिन्न बीमारियों की दवाएं हम उनका ट्रायल कर रहे हैं मरीजों को ठीक करने में, तो उसके लिए कोविड-19 में मरीजों के लिए इस दवा को उपयोग करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आइटोलिजुमेब दवा। बीहड़ विकास परियोजना क्या है, चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। बीहड़ क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना है। कृषि मंत्रालय और विश्व बैंक परियोजना पर चर्चा। उपरोक्त सभी क्वेश्चन यहाँ पर राइट है। क्यों, देखिए कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और विश्व बैंक ने बीहड़ आप लोगों को पता है किस तरीके का क्षेत्र है, चंबल नदी के द्वारा छोटी छोटी पहाड़ियां, गुफाएं टाइप बना दी गई हैं। बीहड़ के डाकू आपने सुना होगा, फेमस है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में क्या है, कृषि कार्य नहीं हो सकता, मिट्टी क्या है, रेतीली है, बुरबुरी है, ठीक है। तो वहां पर कृषि योग्य कार्य करने के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा। तो ये इसलिए परियोजना चर्चा में रही, याद रखिएगा। तो बीहड़ क्षेत्र किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर और चंबल संभाग जो है, उसके जिले जो है, उसके क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्यों बनाई जा रही योजना, इसको कृषि योग्य बनाने के लिए, इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा 10,000 तक परीक्षण करने में सक्षम उच्च प्रभावी क्षमता वाले कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा, ठीक है। कितने तक परीक्षण हो सके, 10,000 तक परीक्षण किया जा सके, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कोविड-19 का जो स्प्रेड है अब बड़े लेवल पर देश के सभी राज्यों और जिलों में होता जा रहा है, तो टेस्टिंग जरूरी हो जाती है। तो देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय कैंसर निवारण अनुसंधान संस्थान नोएडा, राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए अब जो स्टूडेंट पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो, उनको तो सभी संस्थान पता होना चाहिए, और जो स्टूडेंट अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नोएडा में। तो आपको ये तीनों संस्थान अब याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये करंट में इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। ओके, इसीलिए आपको जब पढ़ाया जाता है तो सभी ऑर्गेनाइजेशन एक बार कंप्लीट कराए जाते हैं।
मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे आपको एक ही जगह प्रोवाइड हो जाएं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है स्टैटिक्स जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट में भी चर्चा में है। तो चलिए देख लेते हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। आंसर होगा राइट अपना डी। ए और बी दोनों शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद भी और धर्मनिरपेक्ष भी। तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एक याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके द्वारा ये बोला गया है कि इन दोनों शब्दों को संविधान में से वापस हटाया जाए। तो हटेंगे तो नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान की मूल भावना को व्यक्त करते हैं, लेकिन चर्चा में रहा है। तो अब आपके एग्जाम्स में वापस से पॉलिटी का ये क्वेश्चन फिर से आने की संभावना 99% बढ़ गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। क्यों चर्चा में रहा? जो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील लिमिटेड कंपनी है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया कंपनी, ये इस बंदरगाह का जो लाइसेंस है उसको हस्तांतरण करने की मांग कर रही है। और हस्तांतरण किसके नाम कराना चाहती है? इस बंदरगाह के लाइसेंस को स्वयं कंपनी अपने नाम कराना चाहती है। तो इससे रिलेटेड याचिका उन्होंने हाई कोर्ट में डाली है। ओके, तो ये देखने वाली बात होगी कि अब ये लाइसेंस इस कंपनी को मिलता है या नहीं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हजीरा बंदरगाह किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में है। राष्ट्रीय कैंपा सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बिल्कुल क्लियर कट करते हुए आप याद करते हुए चलिएगा। ओके, यहाँ पर आ रही है एफॉरेस्टेशन की बात, मतलब वनीकरण करना, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाइएगा कि भाई वनीकरण की बात आ रही है, तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री ही इसका मंत्री होगा। कौन है वर्तमान में? प्रकाश जावड़ेकर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।